जब हम जंगल या पार्क शब्द सुनते हैं ना, तो आमतौर पर दिमाग में क्या आता है? बस कुछ पेड़, हरियाली, पगडंडियां। हाँ, या फिर कोई वीकेंड पिकनिक स्पॉट, शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह। बिल्कुल, एक रिलैक्स करने वाली जगह। लेकिन आज की इस स्रोत सामग्री की गहराई से जांच में हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो इस नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। मतलब, क्या कभी किसी के मन में ये ख्याल आया है कि भारत के कुछ नेशनल पार्क्स असल में हाई सिक्योरिटी वीआईपी जोन से कम नहीं है? हाँ, ये वीआईपी जोन वाला शब्द यहाँ एकदम सही बैठता है। और जरा सोचिए, एक ऐसा पार्क जो बाकायदा पानी पर तैरता है, या फिर एक दूसरा जंगल जो इतना शांत है कि रात में वहां झिंगुरों की वो जो एक चिर परिचित सी आवाज होती है ना, वो तक नहीं आती। एकदम सन्नाटा। और तो और, कुछ जंगल तो ऐसे हैं जिन्हें दूसरे महाद्वीपों से जानवरों को लाकर पूरी तरह से रीबूट किया जा रहा है। ये एक ऐसा नजरिया है जो मतलब आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आता। जब हम 106 नेशनल पार्क्स और 72 पक्षी विहारों के इस पूरे नेटवर्क और उसके डेटा को करीब से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि सिर्फ पेड़ पौधों के झुंड नहीं है। सही कहा। ये प्रकृति का एक बेहद जटिल, वैज्ञानिक और बहुत ही सख्त नियमों से बंधा हुआ ताना बाना है। और आज का हमारा मिशन यही है कि सुनने वालों के लिए इस ताने बाने को डिकोड किया जाए। ये समझना जरूरी है कि ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन पार्कों की इस हैरत अंगेज दुनिया में जाने से पहले एक बुनियादी उलझन को सुलझाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पूछिए। मतलब, हर कोई सोच सकता है कि एक सामान्य जंगल और एक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में आखिर फर्क क्या होता है? जंगल तो जंगल है ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब जंगल तो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन हर जंगल नेशनल पार्क नहीं होता। इस फर्क की जड़ें असल में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में छिपी हैं। इस कानून से पहले शिकार करना या जंगलों में हमारी मतलब इंसानी दखलंदाजी बहुत आम बात थी। हाँ, वो तो इतिहास की किताबों में भी पढ़ा है हमने। बिल्कुल, लेकिन इस एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। इसके तहत अगर किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, तो वहां चराई, पेड़ों की कटाई या किसी भी तरह के मानवीय आवास पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। मतलब कोई पिकनिक या कैंपिंग नहीं? बिल्कुल नहीं। वहां इंसान केवल एक दर्शक की हैसियत से जा सकता है, और वो भी बहुत कड़े नियमों के साथ। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब, अगर कोई वहां जाए तो उसे ये याद रखना होगा कि वो किसी और के बेडरूम में बिना बुलाए मेहमान की तरह है। हाँ, एकदम सही उपमा है ये। हम वहां मनमानी नहीं कर सकते। अगर इसे एक और उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि नेशनल पार्क का जो कोर एरिया है वो एक बेहद सुरक्षित तिजोरी है, जहां हमारा सबसे कीमती खजाना यानी वन्य जीव रखे गए हैं। उस तिजोरी के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन अगर तिजोरी इतनी ही सुरक्षित है, तो फिर इन पार्कों के चारों ओर, जो हमने डेटा में पढ़ा, एक इको सेंसिटिव जोन क्यों बनाया जाता है? इसकी क्या जरूरत है? तिजोरी वाला ये जो आपका उदाहरण है ना, ये यहाँ एकदम फिट बैठता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस तिजोरी के ठीक बाहर एक बड़ा हाईवे बन जाए या बहुत भारी मशीनें चलने लगें, तो क्या होगा? तो जाहिर है अंदर रखी चीजों पर कंपन और शोर का असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। इको सेंसिटिव जोन उसी असर को रोकने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, एक शॉक एब्जॉर्बर। हाँ, ये तिजोरी के बाहर लगा एक कुशन है। इसका विज्ञान ये है कि बाहरी दुनिया के विकास, प्रदूषण और जो इंसानी शोर शराबा है, उसका सीधा असर मुख्य जंगल पर ना पड़े। लॉजिकल है। इसे इकोलॉजी में एज इफेक्ट कहते हैं। अगर बफर जोन नहीं होगा तो जानवर अचानक से इंसानी दुनिया से टकराएंगे। इसलिए इस जोन में मानवीय गतिविधियां होती तो हैं, लेकिन बहुत ही मतलब सीमित और नियंत्रित स्तर पर। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और अगर हम इसके इतिहास में जाएं, तो ये शॉक एब्जॉर्बर और तिजोरी बनाने का जो आइडिया है, ये काफी पुराना है। बहुत पुराना है। दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क 1872 में अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क के रूप में बना था। लेकिन भारत का सफर भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, भारत में ये सफर 1936 में शुरू हुआ था, जब हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अरे, हेली नेशनल पार्क? जी, आज हम इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में है। ओहो, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में तो बाघ ही आते हैं। और ये स्वाभाविक भी है। 1973 में जब भारत में बाघों की जो विलुप्त होती आबादी थी, उसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था ना। हाँ। तो वो इसी जंगल से लॉन्च हुआ था।
और कॉर्बेट को चुनने का एक बड़ा कारण वहां का इकोसिस्टम था। हाँ। रामगंगा और कोसी नदियां इस पार्क के बीच से बहती हैं। नदियां। और पारिस्थितिकी में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होती, वे पूरी फूड चेन को डिसाइड करती हैं। जहां पानी होगा वहां शाकाहारी जानवर आएंगे, और जहां शाकाहारी जानवर होंगे वहां बाघ जैसे शीर शिकारी पनपेंगे। बिल्कुल सही। तो तिजोरी और उसके शॉक एब्जॉर्बर का ये जो सिद्धांत है, ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या होगा अगर वो तिजोरी जमीन पर हो ही ना? मतलब मान लीजिए वो तिजोरी पानी पे तैर रही हो। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। जब मैंने डेटा में मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा तो मतलब सच में दिमाग चकरा गया। एक तैरता हुआ नेशनल पार्क? रुकिए, ये कैसे संभव है? भारी भरकम जानवर पानी पर तैरते हुए जंगल में कैसे रह सकते हैं? क्या वो डूबते नहीं हैं? यही प्रकृति की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है। यह दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कोई जमीन का कोई आम टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये फुमडिस से बना है। फुमडिस? ये क्या होता है? मतलब सड़े गले पौधों और मिट्टी का कोई प्राकृतिक गद्दा जैसा कुछ? एकदम सही पकड़ा आपने। फुमडिस असल में अपघटित पौधों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बहुत मोटा और स्पंजी द्रव्यमान होता है जो लोकटक झील के ऊपर तैरता है। अच्छा। अब जो आपने पूछा कि जानवर डूबते क्यों नहीं, इसके पीछे एक 80-20 का नियम काम करता है। 80-20 का नियम? हाँ, फुमडिस का केवल 20% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बाकी 80% हिस्सा पानी के नीचे होता है। ओहो, आइसबर्ग की तरह। बिल्कुल आइसबर्ग की तरह, जो इसे एक जबरदस्त उत्प्लावकता यानी बायंसी देता है। जब झील का पानी कम होता है ना, तो ये फुमडिस नीचे जमीन को छूकर पोषक तत्व सोख लेते हैं और बारिश में फिर से ऊपर तैरने लगते हैं। ये तो किसी सांस लेती हुई मशीन जैसा है। और मैंने पढ़ा है कि ये पार्क एक खास जानवर के लिए मतलब एक तरह से जीवन दान है। जी हाँ, संगाई हिरण के लिए। संगाई हिरण? 1950 के दशक में दुनिया के वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि संगाई हिरण हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं। सच में? हाँ, लेकिन फिर इसी तैरते हुए पार्क में कुछ हिरण वापस खोजे गए। संगाई हिरण के जो खुर होते हैं ना, वो इस तरह से विकसित हुए हैं कि वे इस स्पंजी फुमडिस पर आसानी से चल सकें। अरे वाह! जब वे इस पर चलते हैं तो फुमडिस के दबने और उठने की वजह से ऐसा लगता है जैसे हिरण जैसे नाच रहा हो। इसीलिए शायद इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसे डांसिंग डियर कहा जाता। ये तो सच में एक रेस्क्यू मिशन की तरह है। अब तैरते हुए जंगल का विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन डेटा में एक दूसरा एक्सट्रीम भी है। दूसरा एक्सट्रीम? हाँ, एक ऐसा जंगल जो पूरी तरह से म्यूट पर हो। मतलब आमतौर पर जंगल का मतलब है झिंगुरों का कान फाड़ देने वाला शोर, पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट। एकदम शोर शराबा। लेकिन केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसका अपवाद है। इसका नाम ही शांत घाटी है। ऐसा क्यों? क्या वहां सच में शांति रहती है? जो लोग भी शाम के वक्त किसी उष्णकटिबंधीय किसी ट्रॉपिकल जंगल में गए हैं ना, उन्हें पता होगा कि अंधेरा होते ही सिकाडाज यानी झिंगुरों का एक ऐसा शोर शुरू होता है कि आपस में बात करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो जो तीखी सी आवाज होती है लगातार। बिल्कुल। लेकिन साइलेंट वैली की खासियत यही है कि वहां ये चिरपरिचित आवाज पूरी तरह से गायब रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब क्या वहां का तापमान झिंगुरों के लिए सही नहीं है? ये वहां के अनूठे माइक्रोक्लाइमेट और जो वहां की घनी कैनोपी है, पेड़ों की जो छतरी है, उसका नतीजा है। अच्छा। वहां का जंगल इतना घना है कि वो एक अलग ही तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जहां झींगरों की वो विशेष प्रजाति पनप ही नहीं पाती। वहां से कुंती नदी बहती है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे सुरक्षित हिस्सा है। लेकिन आवाजें न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जंगल वीरान है। ये लायन टेल्ड मकाक यानी शेर जैसी पूंछ वाले बंदर का मुख्य घर है। ये बहुत दिलचस्प है कि हर पार्क किसी न किसी खास प्रजाति को बचाने का एक डेडिकेटेड मिशन लेके चल रहा है। जैसे केबुल लामजाओ में संगाई हिरण और साइलेंट वैली में लायन टेल्ड मकाक। और ये लिस्ट काफी लंबी है। अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है। दाचीगाम, हाँ। ये इकलौती जगह है जहां हंगुल या कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। वहां की जो अल्पाइन और बर्फीली परिस्थितियां हैं, वही उनके जीवित रहने का एकमात्र सहारा है। और इसके बिल्कुल उलट राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है। अब हर किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि रेगिस्तान में कोई नेशनल पार्क क्यों बनाएगा? वहां तो सिर्फ रेत होती है। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि जहां घने पेड़ नहीं है, वहां जीवन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला है। 3000?
ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, और इतना बड़ा इलाका इसलिए चाहिए क्योंकि रेगिस्तानी इकोसिस्टम में भोजन और पानी बहुत दूर दूर मिलता है। इसलिए जानवरों को बड़ी रेंज की जरूरत होती है। ये पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया का आखिरी बड़ा आश्रय है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है ना? बिल्कुल, और इतने भारी पक्षी को उड़ान भरने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे हवाई जहाज को चाहिए। एग्जैक्टली। घने जंगल उनके लिए खतरनाक हैं क्योंकि वो पेड़ों के बीच से आसानी से उड़ान नहीं भर सकते। उन्हें रेगिस्तान का खुलापन चाहिए। मतलब हर ताला एक खास चाबी से ही खुलता है। लेकिन अब एक ऐसे मुद्दे पे आते हैं जो हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। आप कूनो की बात कर रही हैं? जी, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। वहां चल रहा है चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर सीधे भारत के जंगलों में छोड़ देना। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश का प्लग हमारे सॉकेट में लगाने की कोशिश हो रही हो। क्या वहां का पूरा फूड चेन इससे नहीं बिगड़ेगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यही डर मतलब इकोसिस्टम रीबूट में सबसे बड़ा होता है। ये कोई चिड़ियाघर तो है नहीं कि जहां पिंजरा खाली दिखा वहां नया जानवर डाल दिया। हाँ, वही तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, चीता भारत से दशकों पहले विलुप्त हो गया था। अब उसे वापस लाने का मतलब है उस पूरे खाद्य चक्र को वापस सेट करना जो टूट गया था। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए बाकायदा एक खास टास्क फोर्स बनाई गई। अब सवाल ये कि कूनो को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहां का खुला जंगल और जो घास के मैदान हैं वो चीतों के दौड़ने और शिकार करने के लिए बिल्कुल अफ्रीका जैसे हैं। लेकिन एक सेकंड, वहां तेंदुए भी तो हैं। क्या दो बड़े शिकारी एक ही जगह पर नहीं टकराएंगे? यही तो इस प्रयोग की सबसे बड़ी चुनौती और विज्ञान है। ये देखा जाता है कि क्या जंगल में चीतों के लिए पर्याप्त शिकार हैं ताकि उन्हें तेंदुओं से उलझना ना पड़े। अच्छा, मतलब रिसोर्सेज की कमी ना हो। बिल्कुल। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वन्य जीवों को स्थानांतरित करने का मतलब एक ऐतिहासिक और बेहद जटिल प्रयास है। और ये सिर्फ कूनो तक सीमित नहीं है, और भी जगह है। हाँ, नौरादेही और गांधी सागर अभयारण्यों को भी भविष्य में ऐसे ही मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये तो सच में जमीन पर चलने वाले बड़े जानवरों को बचाने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। लेकिन जब हम इस पूरे डेटा पर नजर डालते हैं तो 106 नेशनल पार्क्स के साथ साथ 72 पक्षी विहारों या बर्ड सैंक्चुरीज का भी एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, पक्षी विहार बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक सवाल उठता है। जमीन के जानवरों के लिए तो पार्क और बाउंड्री समझ में आती है क्योंकि वो एक सीमा में बंधे हैं। लेकिन पक्षी तो आसमान के मेहमान हैं। वे कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। उनके लिए अलग से पक्षी विहार और सीमाएं क्यों तय की जाती हैं? ये बात सही है कि पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन वे हमेशा हवा में तो नहीं रह सकते ना। हाँ, वो तो है। उन्हें घोंसला बनाने, अंडे देने और अपने बच्चों को पालने के लिए एक बेहद विशिष्ट वातावरण की जरूरत होती है। अगर जमीन पर उनका वो सुरक्षित ठिकाना नष्ट हो जाए तो उनके पंख उन्हें बचा नहीं सकते। जैसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का मामला। मैंने पढ़ा था कि ये पक्षी पुराने और ऊंचे पेड़ों के खोखले तनों में एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। बिल्कुल। अगर वनों की कटाई से वो पुराने पेड़ ही कट जाएंगे तो हॉर्नबिल उड़ेगा कहाँ से? और सिर्फ बड़े पक्षी ही नहीं, भारत का जो पहला तितली उद्यान है जो बेंगलोर के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में है, वो भी यही बताता है कि छोटे जीवों को भी खास माइक्रोक्लाइमेट चाहिए। एकदम सही। हॉर्नबिल का उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि आवास क्यों जरूरी है। इसके अलावा पक्षी विहारों का सबसे बड़ा महत्व प्रवास यानी माइग्रेशन के विज्ञान से जुड़ा है। माइग्रेशन, हाँ। सर्दियों में जब उत्तरी गोलार्ध या साइबेरिया जैसे इलाकों में सब कुछ बर्फ से ढक जाता है तो लाखों पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत आते हैं। बाप रे, हजारों किलोमीटर! इतनी लंबी उड़ान के बाद तो उन्हें एक सुरक्षित पिट स्टॉप या ठिकाना चाहिए ही होगा। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान के भरतपुर का केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। हाँ, पहले से भरतपुर पक्षी विहार कहा जाता था। जी। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। यह जगह सर्दियों में दूर साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेन और पेलियार्कटिक जल पक्षियों के लिए एक जन्नत बन जाती है। वहां लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। मतलब ये तो पक्षियों के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा हो गया, आप कह सकते हैं। पेड़, छिछले तालाब और शिकारियों से सुरक्षित यह जगह उन्हें प्रजनन और भोजन का मौका देती है। और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, ये मेहमान पक्षी वापस अपने देशों को लौट जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी विहार को अहम होने के लिए मतलब भरतपुर जितना बड़ा ही होना पड़े।
डेटा में गोवा का सलीम अली पक्षी विहार भी है। हाँ, वो तो बहुत ही खास है। यह मांडवी नदी के पास मैंग्रोव के दलदलों में है और इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 18 वर्ग किलोमीटर है। बस 18? मतलब 18 वर्ग किलोमीटर तो एक छोटे से शहर के मोहल्ले के बराबर होता है। फिर भी ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि संरक्षण के लिए जगह का बड़ा होना ही काफी नहीं है। उस जगह की पारिस्थितिकी गुणवत्ता, मतलब इकोलॉजिकल क्वालिटी कैसी है, ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली। मैंग्रोव के जंगल पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह एक बहुत ही सुरक्षित जाल बनाते हैं। इन दलदलों में मछलियां, केकड़े और कीड़े बहुतायत में होते हैं, जो पक्षियों के लिए एक बुफे की तरह है। हम एक दावत। सलीम अली विहार साबित करता है कि भारत में पाई जाने वाली 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों को बचाने के लिए ये छोटे लेकिन समृद्ध पॉकेट्स कितने जरूरी हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोए ना, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि 106 नेशनल पार्क्स और 72 पक्षी विहारों का ये जो विशाल नेटवर्क है, ये जमीन पर खींची गई कोई आम लकीर नहीं है। ये असल में जीवन को बचाने की एक विशाल और चलती फिरती प्रयोगशाला है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये, और ये ज्ञान हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर चीता रिबूट तक और तैरते हुए हिरणों से लेकर साइबेरिया से उड़कर आने वाले क्रेन तक, हर पार्क एक इकोसिस्टम को ढहने से रोक रहा है। इसलिए जब लोग पर्यटन के लिए इन जंगलों में जाते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि वहाँ के नियम इंसानों को परेशान करने के लिए नहीं बने हैं। हम वास्तव में किसी और के घर में जा रहे होते हैं। हमारी भूमिका वहाँ एक विनम्र मेहमान की होनी चाहिए, मतलब मेहमान बनकर जाएं, मालिक बनकर नहीं। बहुत सही बात कही आपने। अगर हम उनके घर के नियमों का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। और इसी ताने बाने से जुड़ा एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने शुरुआत में इको सेंसिटिव जोन की बात की थी। हाँ, वो शॉक एब्जॉर्बर। उस तिजोरी के बाहर लगा वो शॉक एब्जॉर्बर जो मुख्य जंगल को बाहरी दुनिया के झटकों से बचाता है। लेकिन आज की कड़वी सच्चाई ये है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, सड़कें और इमारतें जंगल के किनारों तक पहुंच रही हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। वो कुशन पतला होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो सवाल ये उठता है कि जब विकास की वजह से ये झटके सहने वाला आवरण पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? क्या हम कंक्रीट के जंगलों और असली जंगलों के बीच एक सीधे और खतरनाक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हम इंसानी तरक्की और वन्य जीवों के सह अस्तित्व का कोई नया रचनात्मक तरीका इजाद कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यही विचार है। अगली बार जब कोई भी किसी जंगल या अभयारण्य के किनारे से गुजरे, तो जमीन पर खींची इस अदृश्य सीमा के बारे में जरूर सोचें। क्या हम उस शॉक एब्जॉर्बर को बचा पा रहे हैं?